ये सारा मामला क्योंकि मियां नवाज शरीफ की दो तकारीर पिछले दिनों में हुई है, एक उन्होंने एपीसी में की, फिर पीडीएम बना, पीडीएम बन चुका है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने 1 अक्टूबर को फिर एक तकरीर की जिसमें उन्होंने वजाहत ज़रूर की लेकिन बहुत सी बातों को दोहराया भी। ये मौक़िफ़, ये बयानिया हमारे मुल्क में दोबारा से क्यों जन्म ले रहा है? ये सर्टिफिकेट क्यों बांटा जा रहा है? ये डिक्लेरेशन क्यों दी जा रही है कि फ़लाना गद्दार है, फ़लाना मुहिब्बुल वतन नहीं है? मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान इस हवाले से नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम के ख़िलाफ़ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ़ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाज़े कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो? हमारे दुश्मनों का। बहुत क्लियर मौक़िफ़ है जनाब इमरान खान का इस हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। अब एक बात ज़रूर जहन में रखी जाए, जिस FIR का हवाला हो रहा है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, सारा दिन जियो न्यूज़ ने आपको रिपोर्ट किया। उसके अंदर ना सिर्फ 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब खुद, 40 के करीब और रहनुमा, 3 साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल जो उनका ताल्लुक अब पाकिस्तान की सियासत से है, इस जमात से हैं, उनका जिक्र किया गया है, वो नामज़द किए गए हैं। और जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, उनका जिक्र भी है, उनको भी नामज़द किया गया है। इस FIR के हवाले से हुकूमत पंजाब की यानी जो वज़ीर इत्तलात हैं जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, वो ये कहते रहे सारा दिन, उन्होंने कहा जी जब हरकतें ऐसी करेंगे, स्टेटमेंट्स ऐसी देंगे, ऐसी बयानबाजी करेंगे तो हार डाले जाएंगे। ये तो होगा, मुकदमे तो FIRें तो होंगी, फिर और क्या हो उनके खिलाफ। जबकि ये ज़रा नोट फरमा लीजिए कि वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले एक ट्वीट की, हामिद मीर साहब ने ये FIR ट्वीट की हुई थी, उसके जवाब में उन्होंने ये ट्वीट किया और जिसमें फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब मैं उनके इल्म में लाया कि इस तरह की एक FIR हुई है जिसमें नवाज शरीफ और दीगर लोगों को नामज़द किया गया, उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो, देखते हैं। मैं सबसे पहले ज़रा हुकूमत से पूछ लेता हूँ भाई साहब, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी बड़ा वो वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद एक टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, जो ज़ाहिर बात है वज़ीर-ए-आज़म जब बात करते हैं हर जगह कवरेज होती है, वो खुद फरमा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो कर रहे हैं ये इंडिया के बहस पे ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, ये उसकी पुष्ट पनाही है, वो उसकी सपोर्ट हासिल है। और कौन खुश होता है जब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवाल उठाया जाए, उन पर तनकीद की जाए, उनको बुरा भला कहा जाए। भारत खुश होता है, इंडिया खुश होता है। मियां नवाज शरीफ ये बड़ी डेंजरस गेम कर रहे हैं, तो फिर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त समझा जाए? मैं तो वज़ीर-ए-आज़म का ही समझूंगा। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आपकी जो आपने इंट्रो दिया उसमें 3-4 एस्पेक्ट हैं जी। एक एस्पेक्ट ये FIR वाली है जो किसी एक इंडिविजुअल ने कराई है जी, और दूसरे इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ है। अगर रियासती इदारों के बारे में किसी का अपना कोई ये वो समझता है कि किसी दूसरे इंडिविजुअल ने ज़्यादती की है, वो FIR कराए। हुकूमत ने तो अभी तक कोई किसी शख्स ने इसको ऑन नहीं किया, लिहाजा इसको डिसऑन ही समझा जाए। जहाँ तक बात है बयानिए की, तो पॉलिटिकल बयानिया अगर अपोजिशन ऐसा लेती है कि वो इदारों को डायरेक्ट बदनाम करती है, तो इदारों को ज़ाहिर है बहुत सारे जैसे अदलिया है या फौज है, उन पे अगर उनको पॉलिटिक्स में लाया जाता है और हमें उनके साथ जोड़ा जाता है तो उसका जवाब बनता है। और मैं समझता हूँ कि FIR कराना या बगावत का मुकदमा तो एक अलग चीज़ है, ये तो डिबेटेबल बात है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं और जिस तरह का पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के बारे में और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में जो उनके बयान है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और इस हवाले से पॉलिटिकल बयानिया है कि वो जैसे माजी में एक दफ़ा मोहतरमा को नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क कहते थे और अभी बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को गद्दार भी कहा था, मोदी का यार भी कहा था। वो तो खैर बड़े नॉर्मल हालात में था। जो ये मियाँ साहब की तकारीर हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी राज सीक्रेट्स को यानी एक इंटरनेशनल फोरम पे बरतानिया में बैठ के करना, तो इसका मेरा ख्याल है कौन से सीक्रेट्स रिवील, मुझे समझ ये नहीं आ रही।
भाई साहब के कौन से सीक्रेट्स रिवील किए हैं मियां नवाज शरीफ ने? मैं यकीन मानिए मैं लाइल्म हूं कि उस तकरीर के अंदर कौन से सीक्रेट्स रिवील हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं अपने नॉलेज के लिए, जरा बता दीजिए कौन से सीक्रेट्स रिवील हुए हैं। जी मैंने पूरी तकरीर बहुत तफसील से तो नहीं सुनी, अच्छा लेकिन जो उन्होंने कोई क्रूज मिसाइल्स के बारे में और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जो इस तरह की बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म रहा हो उसको पाकिस्तान के इस तरह के जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो कोई हमारी कोई एसेट है उसके बारे में बात करना इस तरह मुनासिब लगता है एज इफ कि कोई वो इत्तेफाक फाउंड्री में बनी है। अच्छा वैसे मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब, वैसे मैं एक सवाल और भी कर लूँ, एक इतना पता नहीं होगा कि क्रूज मिसाइल बना कैसे है। बड़े बड़े आंसर हैं, इनको पूछिएगा कि ये जो बिलावल साहब ने नवाज शरीफ को गद्दार कहा था वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि नहीं वो मोदी गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, मोदी का यार कहा था। मैं बिल्कुल मुस्तफा नवाज खोखर साहब को ऐसे जाने नहीं दूंगा बगैर पूछे, मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा और वो बता के हमें जाएंगे। लेकिन भाई साहब मैं इससे पहले कि मैं राजा साहब के पास और खोखर साहब के पास जाऊं, ये यही पूछते हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वो बिल जलाना, सिविल नाफरमानी की तनकीद करना, बंदों को मतलब फटर फटर करवाना, टोलियों में जाओ हमला करो, ये कहते हैं कि आपने पीटीवी पर हमला किया, वो एक फ़ोन कॉल भी थी, उनमें से एक आवाज़ सदर पाकिस्तान जो आज है उनकी थी, एक आवाज़ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान की थी जो आज वज़ीर आज़म है। तो ये तो उनकी बातें भी करते हैं कि वो सब ठीक था और वो जायज़ था और ये जो कर रहे हैं वो नाजायज़ है। ज़रा जवाब दीजिएगा भाई साहब। इन्होंने कब जायज़ समझा? इन्होंने तो इमरान खान पे दहशतगर्दी की एफआईआर कराई है, आरिफ अलवी पे दहशतगर्दी की एफआईआर है। ये कौन से डेमोक्रेट बन गया आपके सामने? इन्होंने तो जो मैक्सिमम हो सकता था उस सारे सिनेरियो में आप एक्सट्रीम क्या कर सकते थे कि आप हमें दहशतगर्द करार दें। इमरान खान जो दुनिया में भाई साहब बिल फाड़ना, हुंडी के जरिए पैसे भेजने की तरगीब देना, सिविल नाफरमानी की तरगीब देना, ये बयान ही दिया था ना। इसमें पाकिस्तान की खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसके बारे में तो कोई बात नहीं है। अगर मुल्क के अंदर की कोई मामला है तो आपने एफआईआर करा दी इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी की, और दहशतगर्दी की एफआईआर कोई आम चीज़ होती है? नहीं बिल्कुल ठीक है, और क्विट भी हो चुके हैं इमरान खान साहब वैसे उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं राजा साहब से भी पूछना है बिकॉज बड़ी बहुतात में उनकी लीडरशिप इन्वॉल्व है। खोखर साहब वाकई मुस्कुरा रहे थे और क्या भी लगा रहे थे। मैं बिल्कुल पूछूंगा, मैं ऐसे वाकई आज हम उन्हें जाने नहीं देंगे कि जनाब बताएं अब्बाई साहब के इतने जो उन्होंने सवालात पूछे उनके जवाब दें। लेकिन राजा साहब ऐसे काम ना करें ना तो फिर एफआईआरें भी नहीं होंगी। तुसी यहो जे काम करते हो तो एफआईआर हो रही है ना सर। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहले तो मुझे ये बताया हमने किया क्या है। कहते हैं आपने सीक्रेट्स रिवील कर दी है। नहीं हमने क्या किया है जो आपने जो वो सीक्रेट वाली तो जो गुफ्तगू है उसका तो इस एफआईआर में जिक्र भी नहीं है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल नहीं है। एफआईआर है उसके बीच में आपने क्या किया, आपके ऊपर वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो गए हैं जी। आप भी वकील हैं मोहिब साहब, आपको तो ये अंदाजा होगा कि रियासत में जब भी इस तरह की एफआईआर करवानी होती हैं तो सीआरपीसी का मेरे ख्याल से गालिबन शायद 196 है जो ये कहता है कि रियासत खुद मुद्दई बनेगी। तो ये जो सेक्शन इस एफआईआर में लगी हुई है और रियासत में मैं समझता हूँ क्योंकि ये मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं है, क्योंकि इनको ये पता है जो कर रहे हैं वो गलत है और उनको ये पता है कल ये चीजें जब अदालत में जाएंगी तो ये स्ट्राइक डाउन होंगी, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया हो, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ को अलमे बगावत बुलंद किया हो, पाकिस्तान के सदर या गवर्नर को हैरास किया गया हो या उसको मारने की धमकी दी गई हो, या पाकिस्तान में जो हमारी अफवाज है वहां पे कोई म्यूटनी का कोई काम किया गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उनकी जो गुफ्तगू है वो बेसिकली गुफ्तगू है एक कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहते हुए, आइन के बीच में रहते हुए कि हर अदारे को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने बात की, उन्होंने पाकिस्तान के अफवाज के तमाम उन लोगों को अप्रिशिएट किया जो बॉर्डर्स पे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी वालदा उनके पेरेंट्स को सलाम किया और कहा कि बिल्कुल देखिए। और आर्टिकल 6 क्या है, आपके पास पूरी एक लीगल हिस्ट्री मौजूद है, पाकिस्तान के आइन की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी आज तक पाकिस्तान की आईनी तारीख है उसमें कितने ऐसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर नजरिया जरूरत दफन हुआ है। ये नजरिया जरूरत जो है ये दफन हुआ है, तो फिर उसके बाद क्या ऐसी बात कर दी है जिसके ऊपर से हमने पाकिस्तान में हमारी हुबल वतनी पे आपको कोई इतराज हो गया? बट ये राजा साहब मुझे देखिए ये कोई नई बात तो नहीं है ना।
ये हुब्बुल वतनी पर सवाल और कुछ अभी मैं आप इसका भी मुझे जवाब दीजिएगा। अब ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आपसे कुछ 10 महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाकायदा तर्जुमान है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो क्या फरमा रही थी? राना साहब मुझे इसका ज़रा जवाब दे कि ये अगर आज का तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है हुकूमत का, कहीं गद्दार बना दो, मुहिब्बुल वतनी पे सवाल उठा दो, तो ये तर्ज अमल कितना जस्टिफाइड है? ज़रा सुनिएगा। आर्टिकल 6 तो इमरान खान के ऊपर लगना चाहिए। जितना बड़ा गद्दार हमारे मुल्क का इस वक्त सिलेक्टेड मुसल्लत किया हुआ वजीर आजम है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। फॉरेन फंडिंग से इस मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है और इस वक्त के सिलेक्टेड मुसल्लत किए हुए वजीर आजम इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये इसी दौर का, ये मरियम औरंगजेब साहिबा का। अब ये राजा साहब इसमें नया क्या है सर? ये तो रिपीट हो रहा है ना, इट्स कमिंग बैक टू हॉन्ट यू इफ आई मे से सो। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको किसी की तर्ज अवल गुफ्तगू पे एतराज होता है, हम इमरान खान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर हमारे तफजात हैं और हम उठाते हैं कि भाई आपने कश्मीर का सौदा किया, ठीक है। अब ये एक हमारी पॉलिटिकल डिबेट है जो कि हम करते हैं। अब उस पॉलिटिकल डिबेट को अगर आप ले जाएं, मैं आज वो दफात सारी पढ़ रहा था कि अब हमारे CRPC में ये कॉलोनियल डेज की प्रोविजन जो रखी गई हैं कि जब उस वक्त में सरकार और ताजे बरतानिया के खिलाफ बगावत होनी होती थी या हुकूमतों के खिलाफ, तो ये जो ये शिकें हैं इस कानून की वो इस्तेमाल की जाती थी लोगों को दबाने के लिए। आज वही शिकें जो है मुहिब वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान के वज़राए आज़म, पाकिस्तान के जनरल, रिटायर्ड जनरल, पाकिस्तान के मेंबरान असेंबली, सूबाई असेंबली और मेन लीडरशिप पूरे पाकिस्तान की, उनके खिलाफ ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखें, एक बात है कि आप अगर गुफ्तगू की हद तक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप पूरा प्लानिंग के साथ लेके आ जाते हैं, ये आप देखें, ये जो आपने गद्दारी का मुकदमा कराया है, ये बेसिकली आपने गद्दारी का मुकदमा जो है सिर्फ ये इस जमात के सरबराहों के खिलाफ नहीं हुआ, ये गद्दारी का मुकदमा उन तमाम लोगों के खिलाफ आपने करा दिया जिन्होंने इनको वोट दिया है। आपने कश्मीर के मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के खिलाफ करा दिया जिन्होंने वोट दिया। राजा साहब मेरी अर्ज सुन लें सर, देखिए सियासी बयानबाजी और होती है, वो सियासी बयानबाजी नहीं थी, वो आप एक यू वेंट टू द एक्सट्रीम एंड। आप देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब खुद चले गए, शहबाज साहब सारे, आप वो उस वक्त जरदारी साहब सदर थे पाकिस्तान के, ये बात तो आप एक्नॉलेज करें कि उस वक्त आप वो सियासी बयानबाजी नहीं थी। मियां नवाज शरीफ साहब एक जलसे के अंदर सियासी बयानबाजी कर रहे होंगे, चले आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं, मरियम औरंगजेब साहिबा कुछ दिन पहले सियासी बयानबाजी कर रही होंगी, मैं मान लेता हूं, पर वो मेमोगेट क्या था सर? यही कुछ तो आप भी कर रहे थे, उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, आप भी जरदारी साहब को यही करने गए थे। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, एक अगर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक केस मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट अगर एक मुकदमा चला रहा हो और उस कार्रवाई के बीच में आप शामिल हो जाएं, उसकी पोजीशन एक उससे बहुत फर्क है जिस तरह की आपने ये FIR डाली। वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली हुई है, यहाँ पे आपने कॉग्निजेंस ली हुई है, ठीक है जी, हुकूमत ने कॉग्निजेंस ली हुई है, और एक ऐसे बंदे के कहने के ऊपर आपने एक ऐसी जमात जिसने करोड़ों वोट लिए, आपने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। देखिए, ये शाह से शाह के वफादार ज्यादा हैं, ठीक है, और ये शाह को शाह के वफादार ही मिलवाएंगे। और मुझे पता है कि इस FIR में जो लफ्ज और अल्फाज और जो लैंग्वेज यूज की गई है, ठीक है, ये टारगेट किया गया है। और ये FIR जो है, मैं अब समझता हूँ कि जब ये अदालत में चैलेंज होगी, 40 लोगों के 40 वकील होंगे, ठीक हो गया, हर वकील अपनी बहस की तैयारी करके आएगा, बिल्कुल ठीक है, और हर वकील जब अपनी बहस करेगा तो आप लोग उस बहस को कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल चलेंगे, और फिर पाकिस्तान की सारी जो है 1947 से लेके 2020 तक डिस्कस होगी, फिर इनको पता लगेगा कि क्या गलती है। रानी साहब, मैं ये जो आपने वजाहत की है, मैं जरा खोकर साहब इसको ऊपर बताएंगे, मुझे डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब आपको सुनवाना चाहूंगा। अभी भाई साहब ने मुझे कहा कि भाई वो जरदारी बिलावल साहब ने क्या कह दिया, बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ, क्योंकि इट्स आवर हिस्ट्री, क्या कहा जरा सुन लीजिए, फिर मैं खोकर साहब से जवाब देता हूँ। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाती उमरा से है। ये जाती उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा है। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए, तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। मोदी के यार को, मोदी के यार को, मोदी के यार को। मियां साहब, आपने तो कश्मीर
कश्मीरियों के लिए 1% का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? ओके साहब, सर जरा जवाब दे दें, ये सारा कुछ तो एक दूसरे के खिलाफ सारा हर कोई करता रहा है, आज क्यों कहा जा रहा है गलत हो गया, हुकूमत ने गलत कर दिया, वज़ीर आज़म ने गलत कर दिया? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट आई एम ब्रिंगिंग इट्स अ रिकॉर्ड, मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड पे ला रहा हूं। जी शुक्रिया मुनीब। इलेक्शन कैंपेन के दौरान की तकरीरें दिखाकर अगर आप मुझे डिफेंसिव पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके रिस्पांस में मैं आपको अजब करप्शन की गजब कहानी के आपके 600 किस्से सुना सकता हूं कि जिनकी वजह से आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए। और अगर आपने कभी उसके ऊपर, जियो टीवी ने कभी उसके ऊपर अपॉलजी नहीं की कि जिस तरह के प्रोग्राम किए गए एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर भी हम आपको समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको अपना रवैये के ऊपर भी कभी नज़रसानी करके उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनको आपने अनसब्सटैंशिएटेड एविडेंस की बुनियाद पर प्रोग्रामात जिनके खिलाफ किए, उनसे भी आपको एक अपॉलजी करनी चाहिए। बड़े शदोमत से आपके चैनल ने राजा परवेज अशरफ साहब की जिस तरह जगहसाई की, उनका एक नाम रखा, राजा रेंटल उनका नाम रखा, आज वो उन मुकदमों में बरी हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो ज़रा पुरानी, हम सियासतदान तो हमेशा कटहरे में होते ही हैं और आपको हमें कटहरे में रखना भी चाहिए, ये मीडिया का काम है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा अगर अपने गिरबानों में भी झांकें तो वो भी एक मुनासिब चीज़ होगी। हमें तो कभी कभार ये बातें कहने का मौका मिलता है। अब बिल्कुल वैसे मुस्तफा साहब, मैं अर्ज कर लूँ, आपने दुरुस्त बात की है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं बाकी किसी के बारे में तो नहीं, अगर मैं अपने इस फोरम से मेरी ज़ात के हवाले से अगर मैंने कोई अनसब्सटैंशिएटेड बात किसी के हवाले से की है और अगर मैं गलत साबित हूँ तो मैं इंशाल्लाह, इतना मॉरल करेज मुझ में है, मैं ज़रूर उस पर अपॉलॉजी करूँगा। मेरे नहीं ख्याल कि मैंने ज़ाती तौर पर किसी के हवाले से ऐसी बात की हो। हाँ, किसी एक सहाफ़ी ने किसी प्रोग्राम के अंदर या जो भी बातें कही गई हों, मैं उनके हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता। कम से कम मैं अपनी ज़ात की गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा और गलती हो जाती है तो मैं कम से कम उस पर वजाहत भी दूंगा, और अगर मैं गलत हूँगा, मेरे फैक्ट्स गलत होंगे तो मैं अपॉलॉजी भी करूँगा। जी प्लीज़। अच्छी बात है जी, यही मॉरल करेज का मुजाहरा मेरे ख्याल से आपकी एडिटोरियल पॉलिसी के जो चला रहे थे उनको भी इस मॉरल करेज का मुजाहरा करना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक आपने ये एक कॉन्टेक्स्ट बताया मुनीब भाई के, इस कॉन्टेक्स्ट में सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बातें तो करते रहे हैं, बिल्कुल। जरदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई, मियां नवाज शरीफ साहब की उनके खिलाफ गुफ्तगू सुनाई, लेकिन एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है इस हुकूमत में और उन अदवार में, 2008 से लेकर 2018 तक, ये जो 10 साल का जो पीरियड गुजरा, इसमें मुझे मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा, ज़रा मुझे इसी तरह का बगावत का कोई मुकदमा बता दें या कोई सियासी कैदी का नाम बता दें। कम से कम मैं ऑफ द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड मेरे जहन में तो नहीं है, आप बताएं। मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूं, मेरे जहन में नहीं है, हो सकता है आपके जहन में। जी, ये मुनीब भाई, ये फंडामेंटल डिफरेंस है पिछले जो 10 साल गुजरे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो दौर था और ये जो पिछले 2 साल गुजरे, उन जो दौर गुजरा है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर उन्होंने 90s की इस तरह की सियासत उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ की, आप उस तारीख से आप भी वाकिफ है। और 90s की सियासत में उन्होंने जो एक दूसरे के ऊपर जो एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और जिस दोनों सियासी जमातों ने की एक दूसरे के साथ, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, एक कर्व था कि जिसमें उन्होंने ये महसूस किया कि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको इस्तेमाल किया, एक दूसरे से लड़ाते रहे, और फिर इवेंचुअली 99 में वहां पर पाकिस्तान में एक कू हो गया। तो वो एक एक्सपीरियंस था, जिस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ, और उसी की रोशनी में 10 सालों में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर पाकिस्तान में नहीं रहा और ना ही किसी के ऊपर बगावत के मुकदमात कायम किए गए। जब से ये हुकूमत में आए हैं, ये पिछले 2 साल। वैसे मुस्तफा भाई, मैं आपके रिकॉर्ड के लिए आपको सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, मुकदमा FIR की एक बहुतात आई और ये सिडेशन के हवाले से आई। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो सियासतदानों के ऊपर नहीं थी, उसमें जर्नलिस्ट के नाम थे। अब मैं उस पर एक्सपैंड नहीं करूँगा कि कौन कौन था, लेकिन एक बड़ी बहुतात थी, वो फिर अदालतों ने जाके फिर वो स्ट्राइक डाउन किए, लेकिन वो मैं आपसे कभी ज़रूर शेयर करूँगा कि वो जर्नलिस्ट के खिलाफ हुए
और खुसूसी हालात के अंदर हुए। मैं फिर मजीद आपको इस पे इससे ज़्यादा इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रा रिकॉर्ड के ऊपर मैं बता दूं कि ऐसे मुकदमात, ऐसी FIR'ें काटी गईं। आज के दौर में भी ज़ेर एताब है यही कि आप को हमेशा मजबूर किया जाता है हुकूमत वक्त की जानिब से कि आप उनकी जो तारीफ़ें करें और अपोजिशन को और सच बयान ना करें और हुकूमत को अगर क्रिटिसाइज करना ना करें। तो आज भी जिस आप ज़ेर एताब है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पाकिस्तान में हाल है, हम उसमें आपसे इजहार यकजहती यकीनन करते हैं। और आपने खुद ही कहा कि वो माहौल जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरह की FIRs कटने का, बल्कि जर्नलिस्ट के हमारे अखबारों में मर्डर्स भी हुए। मतलब वो आपकी इस हुकूमत के आने से पहले वो FIRs हुई। और वैसे हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ भी सीडेशन के मुकदमे हुए, वो आप लोग रिसीविंग एंड पे थे, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर है कि उनके खिलाफ भी हुए। जी। तो जहां पर हमारी गलतियां हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, और जहां पर मीडिया की आपने बड़ा मॉरल करेज दिखाया। बार तौर एक सियासी डिस्कशन की तरफ आते हुए, ये जो अब मौजूदा दौर है और इसके अंदर जो हो रहा है, ये पिछले 2 साल में मुनीब भाई, अगर तो इनके पास कोई एक ऐसा कॉन्क्रीट चीज होती अवाम के इश्यूज के मुतालिक दिखाने के लिए, तो फिर तो ना तो हुकूमत को घबराने की जरूरत थी, और शायद फिर ये इस तरह की अगर चीजें उस जवाब नहीं बनता, लेकिन अगर करते तो शायद निकल भी जाते। ठीक, आज बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अवाम को इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, इस मुल्क को जो बिजली और गैस की जो कीमतें अभी रिसेंटली बढ़ाई हैं, और गैस के बहरान की जो नवीद सुनाई है वजीर आजम ने, तो जब इनके पास एक आम आदमी के लिए उसको कुछ देने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, अवाम के सामने रखने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ये एक ढंढोरा पीटा जाता है। और इस हुकूमत का मैं तो ये समझता हूँ कि अभी आपने फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी दिखाई, अपनी जान उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक FIR हो जाए जिस FIR के अंदर साबिक वज़ीर आज़म के नाम हो, जिस FIR के अंदर पार्लियामेंटेरियंस के नाम हो, 3 रिटायर्ड जनरल्स के नाम हो, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम हो, और ये बस ऐसे ही FIR हो जाए और इसके पीछे कोई मुहर्रकात ना हो। ठीक है। आपको लगता है कि हुकूमत इससे डिस्टेंस नहीं कर सकती खुद को? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कतई इससे अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकती। एक फैशिस्ट रजीम है। पिछले 2 सालों में इन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने की कोशिश की है कि अवाम के इश्यूज के ऊपर कोई डिस्कशन ना हो, और अगर डिस्कशन होनी है तो वो नॉन इश्यूज के ऊपर हो। ठीक, अच्छा। आपने अपोजिशन को जेलों में डालना है, भले जेलों में आप डालें, लेकिन जिस मकसद के लिए आप आए थे हुकूमत में, जो आपने वादे किए थे, 100 दिन का प्लान दिया था, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, पता नहीं क्या क्या बातें की थी, उनके ऊपर तो डिलीवर करें। तो आज इस सारे माहौल में हम ये समझते हैं, अगर मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दें बात मुकम्मल करने के लिए, हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक फैशिस्ट रजीम है, हाइब्रिड रजीम का एक नाम दे दिया गया है, और हर चीज को अंडरमाइन किया जा रहा है। और इस जबर के निजाम के खिलाफ अपोजिशन ने फैसला किया, और हम इंशाल्लाह जल्द से जुलूस भी शुरू हो रहे हैं और बात सड़कों पर।